प्रिय छात्रों, हम लोग एक लंबी छुट्टी के बाद मिल रहे हैं और छुट्टी से पूर्व हम लोगों ने मुगल प्रशासन शुरू किया था, जिसमें 2 खंड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरा खंड है और कोशिश करेंगे कि अंतिम खंड है, जिसमें प्रोविंशियल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रांतीय मुगल प्रशासन पर हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं। जहाँ तक प्रांतीय मुगल प्रशासन का प्रश्न है तो इसमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। मुगल प्रशासन की प्रकृति में ही हम लोग बता चुके थे कि मुगल प्रशासन एक शरीयत पर आधारित प्रशासन नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग मुसलमान थे तो इसलिए इस्लामी नियमों से आबद्ध थे। और प्रांतीय प्रशासन बनाने में भी वो जो इस्लामी वर्ल्ड में, इस्लामी दुनिया में प्रांतीय प्रशासन का जो स्वरूप पाया जा रहा था, उसका भी असर भारत में देखने को मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पूरे साम्राज्य में प्राचीन काल से जो भी बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ, गुप्त साम्राज्य का निर्माण हुआ, तो इन साम्राज्यों के समय में भी प्रांत का अस्तित्व हुआ करता। जैसे मौर्यों के समय में हम लोग 5 प्रांत पढ़ते हैं कि पूरे भारत को 5 प्रांत में बांटा गया। उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने देखा कि प्रांतों को विभाजित किया गया था दिल्ली साम्राज्य को, और सबसे ज़्यादा जो प्रांत बने थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 23 प्रांत बने भारत में। तो इस ढंग से कोई बड़ा साम्राज्य बनता है तो उस साम्राज्यों का प्रशासन के दृष्टिकोण से विभिन्न खंडों में बांटना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन मुगल काल में थोड़ा इसमें अंतर दिखाई पड़ता है कि जो प्रशासन का ढांचा उभर करके सामने आया, उस ढांचे में एक तत्व ने महती भूमिका निभाई थी। और वो पहले ही हम बता देना चाहते थे कि मुगलों ने जिस प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया वो रोक और संतुलन के सिद्धांत पे आधारित था। यानी प्रशासन को इस ढंग से बनाना कि हर प्रशासन एक दूसरे से जुड़ा भी रहे और हर प्रशासनिक संरचना का लगाव सम्राट के साथ प्रत्यक्ष रूप से रहे। यानी प्रशासन का ढांचा इस ढंग से निर्मित किया कि कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी निरंकुश नहीं बन सकता था, कोई भी प्रांतपति जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं कर सकता था, बल्कि प्रांत के अंदर जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे वो उस पर रोक और नियंत्रण रखा करते थे। यानी स्वेच्छाचारिता को इस मुगल प्रशासन में कभी भी प्रमोट नहीं किया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया। और एक प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच कार्यों का ऐसा संतुलन स्थापित किया गया कि उस संतुलन के तहत कोई भी एक पदाधिकारी अपने आप को एब्सोल्यूट या निरंकुश ना बना पाए और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा ना कर पाए और वो केंद्र के अधीन पूरी तरीके से रहे। तो इसी को हम लोग रोक और संतुलन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो कभी कभी प्रश्न के रूप में भी आता है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि प्रांतों का जो गठन किया गया तो उसमें इस्लामी दुनिया में जो विचारधाराएं पाई जा रही थी उसका कुछ असर दिखाई पड़ता है। तो इस्लामी दुनिया में जो मुस्लिम विधि ग्रंथ है वो 3 प्रकार के प्रांतों का वर्णन करता है। एक इमारत तफवीद, दूसरा इमारत खस्सा और तीसरा इमारत इस्तीना। ये क्या था समझने की जरूरत। तो इमारत का मतलब यहाँ पर आप मान के चलिए कि इमारत को अरबी में प्रांत का है। क्या इमारत का मतलब कोई भवन नहीं। आमतौर पे इमारत हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम भवन के बारे में बोलते हैं, लेकिन यहाँ इमारत का अर्थ है प्रांत। तो तफवीद नामक जो प्रांत था, यानी इमारत तफवीद, उसको सीमित अधिकार दिए गए, लिमिटेड पावर। यानी वहाँ का जो सूबेदार होता था वो पूरी तरीके से केंद्र के नियंत्रण में एकदम रहता था। वो प्रांत जो पूरी तरीके से केंद्र के अधीन हो, ऐसे प्रांत को हम लोग इमारत तफवीद बोलते थे। इमारत खस्सा असीमित अधिकार वाले प्रांत थे। यानी उस प्रांत का प्रांतपति सम्राट से बहुत पूछ करके काम नहीं करता था, उस सम्राट के अधीन था,
लेकिन अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र स्थिति। ठीक है। अब इमारत इस्तीला, ऐसा प्रांत जो युद्ध के द्वारा जीता गया और सैनिक शक्ति के बल पर ही उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो स्थिति थी, ये भारत से बाहर जो इस्लामी साम्राज्य बना था, उस साम्राज्य में शासन करने के आधार पर 3 प्रकार के प्रांत उभर करके सामने आए। हमें देखना है कि मुगलों ने जो प्रांतीय प्रशासन स्थापित किया, क्या यहाँ ये चीज पाया जा रहा था? तो बिल्कुल पाया जा रहा था। जैसे उदाहरण के लिए, जो मुगलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे और हर काम के लिए उत्तरदायी होते थे वहां के सूबेदार या प्रांत पर, तो उनको आप कह सकते हैं कि ये प्रांत जो है सीमित अधिकार वाले थे, यानी इमारतें तफवीज थे। अब इमारतें खस्सा असीमित, तो राजपूतों के साथ कन्फेडरेशन शामिल किया, कन्फेडरेशन में शामिल किया। बहुत सारे प्रांत या रियासत ऐसी थी जो अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी और मुगल उसको अपना प्रांत स्वीकार करते थे, क्योंकि वहां के राजा यहाँ मनसबदार के रूप में काम करते थे। लेकिन मुगल शासन उनके आंतरिक रियासत में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, यानी वहां का शासन, जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हुआ, जोधपुर हुआ, उदयपुर हुआ, ये सब रियासतें थी। तो ये सब रियासतों को आप इमारतें खस्सा में रख सकते हैं कि वो असीमित अधिकार के मालिक हैं। वहां के जो राजा थे वो एक तरीके से मुगल प्रांतपति ही अपने रियासत में थे, उसको मुगल एक सूबेदार के रूप में एक्सेप्ट करता था कि आप कन्फेडरेशन में शामिल हैं तो आपका राज्य जो है वो मुगल सूबा हो गया। लेकिन वो मुगल सूबा पे या वो मुगल प्रोविंस पे मुगलों का अधिकार नहीं होता। ये अनलिमिटेड पावर वहाँ के जो राजा था, जो मुगल सूबेदार कैसे शासन करता था, अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल करता था। तो ऐसे ही प्रांत को हम भारतीय परिवेश में इमारतें खस्सा कर सकते हैं। अब इमारतें इस्तिगला का मतलब क्या हुआ कि इसको सैनिक बल पर अपने कब्जे में रखा गया। जैसे कंधार, कंधार क्या था? जब मुगलों के पास शक्ति रही, कंधार मुगलों के अधीन रहा। फिर जहांगीर के समय में कंधार जो है वो मुगल से अलग हो गया। शाहजहां के समय भी अभियान किए जाते रहे, कभी मुगलों के अधीन रहा, कभी स्वतंत्र हो गया। तो कंधार को इमारत इस्तिला के रूप में रख सकते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जो भाग था काबुल का, उसके साथ भी आपने देखा कि साहब औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हमेशा जो है जमरूद में जब तक जीवित रहा तब तो वहां का प्रांतपति बना दिया। तो क्यों? क्योंकि काबुल हमेशा उसके नियंत्रण में रहे। अकबर ने मान सिंह को काबुल का प्रांतपति बनाया। क्यों? क्योंकि काबुल को हमेशा भारत से अलग हो जाने का डर रहता था। इसी प्रकार से औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जो मुगल साम्राज्य में शामिल किया, इस बीजापुर गोलकुंडा को भी इमारत इस्तिला के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि युद्ध के बुनियाद पर यह प्रांत मुगलों के अधीन था। स्वेच्छा से इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं। तो इस तरीके से जो मुस्लिम विधि ग्रंथ में 3 प्रकार के प्रांतों का विवरण है वो भारत में भी लागू रहा और उस हिसाब से 3 प्रकार का रूप भारत में प्रांतीय प्रशासन के रूप में दिखाई पड़ता है। क्लियर? अब देखिए कि मुगलों ने जो प्रशासनिक विभाजन किया, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबर और हुमायूं ने जिस साम्राज्य का निर्माण किया वो अस्थायी नहीं था, टेम्पररी था। उसमें समय के अनुरूप परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जैसे हुमायूं के समय ही देखिए क्या हुआ। तो बहादुर शाह ने कभी मुगलों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, कभी शेर खान ने मुगलों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, कहीं बंगाल का शासक नुसरत शाह था, उसने अधिकार कर लिया, महमूद लोदी ने अधिकार किया, और फिर ये जीतता गया, फिर खोता गया, और अंत में भारत से ही चला गया 15 वर्षों। इसलिए
मुगल एम्पायर विलुप्त हो गया हुमायूं के बाद, एक नया एम्पायर खड़ा हो गया जिसको सूर्य एम्पायर के नाम से हम लोग कह सकते हैं कि आरंभिक दो शासक जो थे बाबर और हुमायूं, शासक तो थे भारत, लेकिन स्थिरता के साथ एक साम्राज्य का निर्माण वो नहीं कर पाए। साम्राज्य का अस्थायी रूप से निर्माण जिस मुगल शासक ने किया वो तीसरा शासक था जिसका नाम था अकबर। व्यक्ति के हिसाब से, क्रम के हिसाब से चौथा हो गया। ये आप समझ रहे हैं बात? अब अकबर भी बना तो ऐसा नहीं कि शासक बनते के साथ मुगल साम्राज्य का निर्माण वो कर दिया, बल्कि शासक बनने के 24 वर्ष गुजारने के बाद तब उसने एक अस्थायी रूप से साम्राज्य की परिकल्पना की कि अब इतने बड़े क्षेत्र के हम मालिक हैं। और तब उसने 1580 ईस्वी में अपने शासन के 24वें वर्ष में जितना साम्राज्य था उसको सबसे पहले 12 प्रांतों में बांटा। उसने कितना? 12। और फिर 3 और प्रांत उसने जीते जिसमें खानदेश, अहमदनगर और बरार था। याद पड़ रहा है? तो 12 बढ़ के कितना हुए? 15। तो उसी के समय में ये 15 सूबा जो है बने। अब हम आते हैं यहाँ कि पूरे साम्राज्य को अकबर ने सूबा में बांटा, यानी प्रांतों में बांटा। एक दूसरी इकाई जो कि सारे प्रांत जो बटे हुए थे वो किसमें? सरकार। सरकार का अर्थ हुआ जिला, जो वर्तमान समय में देखते हैं। अब उस समय अगर देखा जाए तो प्रांतों की संख्या 22 हो गई थी, जिलों की संख्या जो है 550 थी। यानी आप अभी के समय से देखिए तो अभी लगभग भारत में 650 जिले हैं। तो उस हिसाब से व्यवहारिक कह सकते हैं कि उस समय आबादी कम थी तो फिर भी जिलों की संख्या 550 थी। और जिले जो है वो परगने में बटे हुए थे। परगने का आज से तुलना कर सकते हैं ब्लॉक, ठीक है। और परगना से नीचे जो इकाई थी उसको बोलते थे दस्तूर, ठीक है। और दस्तूर के नीचे होते थे गांव, यानी दस्तूर जो है विभिन्न गांव का समूह होता था। और गांव को उस समय मवदा या डी कहते थे। और इस गांव से भी छोटी इकाई होती थी जो गांव के बाहर किसी दूसरी जाति विशेष का आबादी बस जाया करता था, उसको बोलते थे नगला। जैसे मान लिया जाए कि सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, वो मुख्य गांव के बाहर में बस गए, तो उसको क्या बोलेंगे? नगला। अभी भी बहुत सारे गांव में जाएगा तो नगला पर चले जाओ, नगला पर चले जाओ। तो अब वो गांव के बीच में हो गया, लेकिन उस समय वो बाहर में था। तो नगला वास्तव में जो है एक सफाई कर्मचारियों का जो है वो गांव हुआ करता था, जो उसी गांव का भाग था। शाहजहां के समय में चकला नाम का एक नया प्रशासनिक इकाई बना और वो सरकार और परगने के बीच में बना, ठीक है। तो इस प्रकार से मुगलों ने प्रशासनिक विभाजन, प्रांतीय प्रशासन का किया। अब आइए यहाँ की अकबर के समय में 15 सूबा हो गए थे, जहांगीर के समय में 15 सूबे रहे। हालांकि एक उसने नया सूबा बनाया कांगड़ा, लेकिन कांगड़ा को सिंध में मिला दिया। इसलिए सूबा तो बना लेकिन सूबे की संख्या नहीं बढ़ी। शाहजहां के समय में ठट्टा, उड़ीसा और कश्मीर ये नया जीता नहीं गया था, बल्कि ये सब किसी प्रांत से काट करके ठट्टा को, उड़ीसा को, कश्मीर को अलग सूबा बनाया। ये ऑलरेडी पहले से विजित थे अकबर के समय से। जैसे उड़ीसा को लिए तो उड़ीसा क्या था? बंगाल का थी, तो इसने बंगाल से अलग करके उड़ीसा बना दिया। बात समझ में आई? ठट्टा क्या था? सिंध के अधीन था, तो शाहजहां ने क्या सिंध से अलग करके ठट्टा को एक सूबा बना दिया। कश्मीर क्या था? तो पंजाब का भाग था, तो शाहजहां ने क्या किया? कश्मीर को एक अलग प्रांत बना दिया। तो इस ढंग से ठट्टा, उड़ीसा, कश्मीर, आप ये न समझिए कि शाहजहां ने विजित किया था, ये क्षेत्र अकबर के समय से विजित थे। शाहजहां ने इसको अलग प्रांत का दर्जा दे दिया। इसी कारण से प्रांतों की संख्या 18 हो गई। और औरंगजेब ने अपने शासन के बीचों बीच में बीजापुर और गोलकुंडा जो दो दक्षिणी रियासत थी उसको जब मिला दिया
मुगल साम्राज्य में, तो प्रांतों की संख्या 20 होगी। जगह जगह किताबों में 21 मिलेगा, आप उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, तो आप ऑथेंटिसिटी के साथ मुगलों में प्रांतों की संख्या 20 याद रखिएगा, 21 का ही मत कीजिए। और दिल्ली सल्तनत में 23 याद रखिएगा। ये सब कुछ डेटा ऐसा है जो कंफर्म है, इसमें किसी प्रकार के विवाद की आवश्यकता। ठीक है, अब देखिए साहब, जो यहाँ पर हम देखिए कोशिश कर रहे हैं कि आज ही खत्म कर दें, तो एक फ्लो चार्ट बना देते हैं, अब फ्लो चार्ट को फिर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना, ताकि आज आपका क्लास पूरा खत्म हो जाए, समझा देंगे पूरा हम। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रांत, यानी प्रोविंस, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रांत में जो अधिकारी होता था, उसमें सबसे पहला होता था सूबेदार, दूसरा अधिकार होता था प्रांतीय अधिकार, तीसरा अधिकारी जो होता था प्रांतीय सर, चौथा अधिकारी जो था मीर अदर, उसके बाद होता था प्रांतीय बख्शी, उसके बाद होता था प्रांतीय मीर बहर, उसके बाद था कोतवाल, तो इतने अधिकारी प्रांत में होते थे। उसके बाद अगला अगर देखा जाए तो हम लोग लेंगे जिला का प्रशासन, है ना, यानी इसको हम लोग क्या बोलते थे, सरकार। अभी बता चुके हैं कि प्रांत जिलों में बटे हुए थे। तो जिला में पहला अधिकार होता था फौजदार, दूसरा होता था काजी सरकार, तीसरा होता था इसमें अमल गुजार, चौथा होता था वितिक्षी, उसके बाद होता था खजानदार, अब आ जाइए जिला के बाद अगला जो होगा परगना प्रशासन। एक फ्लो चार्ट में पढ़ने से आपको लाभ ही होगा कि पद को तुलना कर लीजिए। इसमें होगा शिकदार, दूसरा होगा आमिर, तीसरा होगा खजानदार, चौथा होगा कानूनगो, पांचवा होगा चौधरी, और छठा होगा कारकुन।
तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझना होगा आपको। और इसका निर्माण इस ढंग से किया गया था मुगलों के द्वारा कि रोक और संतुलन के सिद्धांत को बनाए रखा गया। रोक और संतुलन का अर्थ ये हुआ कि कोई भी पदाधिकारी खासतौर से प्रांत का अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं कर पाए और वो मुगलों के साथ पूरी तरीके से जुड़ा रहा। देखिए, इसको पढ़ाने से पहले एक बात बताना जरूरी होगा आपको कि मुगलों ने जिस प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया उसमें जाति आधारित प्रशासनिक संरचना नहीं बनाई, बल्कि योग्यता आधारित प्रशासनिक संरचना बनाई, जिसमें योग प्रत्येक जाति के लोगों को प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिए गए। इससे मुगलों को लाभ ये हुआ कि योग व्यक्ति ही वास्तव में शासन के खिलाफ विद्रोह करता है। जिसमें योग्यता होती है वही शासन की कमियों को निकालता है। अगर योग व्यक्ति को प्रशासन में उचित स्थान दे दिया जाता है तो इससे दो लाभ होता है उसको। एक लाभ तो ये होता है कि उचित और योग्य प्रशासक उसको मिल गया। दूसरा, अगर उसको दायित्व नहीं मिलता तो वही व्यक्ति उस शासन के खिलाफ विद्रोह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। तो मुगलों ने जो मुगल प्रशासन को जातीयता के आधार पर संगठित नहीं करके योग्यता के आधार पर संगठित किया, उसका लाभ ये हुआ कि मुगल प्रशासन काफी सशक्त और मजबूत था और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का विद्रोह। औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुए उस विद्रोह का कारण दूसरा था और वो कारण क्या था कि मनसबदारी व्यवस्था में संकट पैदा हो। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे संकट पैदा हो गई, तब आपको समझ में आएगा कि वो संकट कैसे मुगल वंश को लेकर जुड़ा, वो एक अलग विषय। लेकिन ये अपने आप में एक सत्य है कि मुगलों ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली उसमें जो प्रजातीय विभेद या जातीय विभेद को नहीं अपना करके योग्यता को प्रश्रय दिया, तो ये मूल कारण था कि वो इतने लंबे समय तक शासन कर सके। बात समझ में आ रही है? तो ये हर दौर के लिए हर समय पर लागू हो। आप अभी वर्तमान समय में देखिए कि जितने विकसित देश हैं, तो ये विकसित देशों में क्या है, सरकारी नौकरियां प्रजातीय आधार पर नहीं दी जाती है। सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर, अगर भारत का आदमी है और अमेरिकी सिटीजन बन गया है और जज की अच्छी योग्यता रखता है तो वहां जज बनाने में अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं। अगर योग्य व्यक्ति है तो उसको पुलिस इंस्पेक्टर या एसपी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से अमेरिका जो है अमेरिका बना है। अभी तत्कालिक रूप से ब्रिटेन में आपने क्या देखा कि 2 भारत के लोग जो सिटीजन्स ऑफ ब्रिटेन हो गए वो वहां वित्त मंत्री थे, मंत्रालय में अच्छे पद पर थे, और जब इन लोगों ने रिजाइन कर दिया तो इसका प्रभाव इतना पड़ा कि वहां के प्रधानमंत्री जो मूलवासी वहां के हैं उनको रिजाइन करना पड़ा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहां योग्यता को प्रश्रय दिया गया, तब ब्रिटेन। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बहाली में योग्यता को आप प्रश्रय दीजिएगा तो उससे प्रशासन मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। और अगर जातीय व्यवस्था को प्रश्रय दीजिएगा, प्रजातीय सिस्टम को प्रश्रय दीजिएगा तो उससे प्रशासन बहुत मजबूत नहीं और कमजोर होगा। मुगलों ने जो यह विभाजन किया उसमें इस चीज को ख्याल रखा। तो हम बारी बारी से देखते हैं, जैसे प्रांत में सूबेदार क्या था, ये एक्चुअली में जनता के बीच सूबेदार के नाम से जाना जाता है। जो सरकारी रिकॉर्ड था उसमें इसको सूबेदार नहीं करते थे, उसमें इसका नाम नाजिम था सरकारी रिकॉर्ड। लेकिन पब्लिक बोलती थी सूबेदार। तो हम लोग भी सूबेदार पढ़ रहे, बहुत सारे राइटरों ने सूबेदार शब्द ही लिखा।
इसकी नियुक्ति की जाती थी सीधे सम्राट के द्वारा, और सूबेदार अपने सूबे में जिम्मेदार होता था किस चीज के लिए, तो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था स्थापित करके, और सभी विभागों पर निगरानी करने की। सेना इसके पास रहती थी, सेना का खर्च के लिए इसको धन मिलता था। तो इस प्रकार का ये एक प्रमुख पदाधिकारी था। हर सूबे का महत्व अलग अलग था। उस महत्व के दृष्टिकोण से अच्छे अच्छे मनसबदारों को चुन करके सूबे का सूबेदार बनाया जाता। अब देखिए इसमें मुगलों ने क्या किया कि मुगल सम्राट इसको नियुक्त करता था, लेकिन ये वंशानुगत नहीं बन पाया। क्या नहीं बन पाया? वंशानुगत नहीं बन पाया, क्योंकि नियम ये बन गया कि 3 वर्ष के अंदर इनका ट्रांसफर होगा। कोई भी एक सूबेदार किसी भी सूबे में नाजिम के पद पर 3 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता। तो सम्राट भी बंध गया इस नियम से। 3 वर्ष के बाद उसको ट्रांसफर करना अनिवार्य था। तो इससे सूबे में वंशानुगतता नहीं आई, हेरिडिटरी नहीं है कि मेरी संपत्ति। और जब तक मुगलों ने इसको लागू रखा तब तक उनका पतन नहीं हुआ। औरंगजेब के बाद यही हुआ कि बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर या जहांदार शाह ने इस नियम को तोड़ दिया। तो क्या हुआ? मुर्शिद कुली का बंगाल का सूबेदार बन गया और बंगाल को अपने अधीन बना लिया। हुआ नहीं है। निजामुल खां चिनकिल खां का ट्रांसफर नहीं हो पाया 3 साल के बाद। तो क्या हुआ साहब? तो वो हैदराबाद का रियासत का बन गया। अब बात समझ में आ रही है ना? तो ये 3 ईयर का जो ट्रांसफर का जो सिस्टम था, जो नियम था, वो जब तक रहा सूबेदार के स्तर तब तक मुगल साम्राज्य का पतन नहीं हुआ। ये ध्यान देने होगा। इसी तरीके से प्रांतीय दीवान। अब देखिए प्रांतीय दीवान की नियुक्ति कैसे की जाती थी, उससे चेक एंड बैलेंस स्थापित हुआ। प्रांतीय दीवान की नियुक्ति जो था वो सूबेदार नहीं करता था। प्रांतीय दीवान की नियुक्ति जो था वो केंद्रीय दीवान करता था। लेकिन केंद्रीय दीवान ऐसे नहीं करता था। केंद्रीय दीवान एक योग्यता का प्रपत्र जारी करता है, इसको हकीकत बोलते थे। हकीकत एक लेटर इश्यू करता था, जिसमें उन प्रांतों के दीवानों के नियुक्ति की अनुशंसा की जाती थी। और ये नियुक्ति करने से पहले वो उस व्यक्ति का परीक्षा लेता था, जो मुख्य दीवान था पूरे सम्राट का, सेंट्रल में। जब वो संतुष्ट हो जाता था तो हकीकत नामक पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर कह लिए जारी करता। अभी हम लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, उस समय उसको बोलते हैं हकीकत। क्या? हकीकत। ये टर्मिनोलॉजी है। और जब हकीकत पहुंचता था किसके पास? सम्राट के पास। तो वो उस पर सिग्नेचर कर देता। और ये जो प्रांतीय दीवान था ये उत्तरदायी था केंद्रीय दीवान का, सूबेदार के प्रति नहीं। यानी जो भी काम करता था उसके लिए अकाउंटेबल किसके लिए था? किसके प्रति था? तो सूबेदार के प्रति नहीं था, बल्कि किसके प्रति था? केंद्रीय दीवान के प्रति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पर नियंत्रण रख रहा है, ये इस पर नियंत्रण रख रहा है। अगर इसको इसके अधीन बना दिया जाता तो क्या होता? सूबेदार शक्तिशाली हो जाता। लेकिन यहाँ ये शक्तिशाली नहीं हुआ और ये भी शक्तिशाली नहीं हुआ, दोनों पैरेलल हो गए। और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो ये खबर कर देगा किसको? तो सम्राट को। बात समझ आ रही है? अब आइए प्रांतीय सद्र। ये प्रांतीय सद्र का क्या था? तो प्रांतीय सद्र जो होता था वो 2 भूमिकाओं में काम करता था, एक सद्र के भूमिका में और एक काजी के भूमिका में। किस भूमिका में? एक सद्र की भूमिका में और दूसरा काजी।
अब सद्र के भूमिका में क्या था उसका दायित्व? तो इस्लामी कानूनों को देखना। तो इस्लामी कानूनों को कैसे देखता था? तो उसके प्रांत में जो मुसलमान रहते थे वो मुसलमान सही ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं, इस्लाम के नियमों के अनुरूप जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं, इस हैसियत से जब वो काम करता था तो वो प्रांतीय सद्र कहलाता। यानी मुसलमानों के बीच कोई फैसला करना है तो वो एज ए सद्र जो है फैसला करता है। लेकिन सभी के लिए अगर न्यायिक काम वो करता था तो वो काजी कहलाता था। तो इस हिसाब से वो काजी सूबा था। यहाँ पर एक बात बता दे कि इसको भी न्यायिक अधिकार प्राप्त था, इसको भी न्यायिक अधिकार प्राप्त था और इसको भी न्यायिक अधिकार प्राप्त था। यानी सूबेदार को भी न्यायिक अधिकार प्राप्त था, दीवान को भी न्यायिक अधिकार प्राप्त था और काजी या सदर को भी न्यायिक अधिकार प्राप्त था। तो तीनों में डिफरेंस क्या था? एक बहुत बड़ी बात। तो सूबेदार को जो न्यायिक अधिकार प्राप्त था वो प्रारंभिक और अपीलीय प्राप्त था। प्रारंभिक और अपीलीय का मतलब ये क्या हुआ कि अभी हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रारंभिक और अपीलीय अधिकार प्राप्त है। तो प्रारंभिक में क्या होता है कि कोई केस शुरू ही होगा हाई कोर्ट, ये प्रारंभिक होगा। और अपीलीय क्या कि नीचे का फैसला हो गया है तो उसके असंतुष्ट वर्ग जो है वो अपील करेगा। तो हम लोग अभी वर्तमान समय में प्रारंभिक में क्या तो फंडामेंटल राइट्स में जाते हैं प्रारंभिक में, है ना। दो राज्यों के बीच का झगड़ा हो गया तो वो प्रारंभिक में जाता है वहां। तो उसी तरीके से सूबेदार का प्रारंभिक का अधिकार ये हो गया कि अगर नीचे का कोई मामला ऐसा हो जो दो लोग आपस में लड़ गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो मुकदमा प्रारंभिक अधिकार के तहत है किसके पास? सूबेदार के पास। और यदि नीचे की जो अदालत है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे यानी परगना का और जिले का, तो वहां का मुकदमा का फैसला अपील के रूप में इसके पास आया। ये तो दो समझ गए ना। अब जो दीवान था वो कैसा न्यायालय होगा? तो राजस्व से जुड़े हुए जितने भी समस्याएं हैं वो दीवान के न्यायालय में। क्लियर? अब ये क्या करेगा? तो ये धार्मिक विषयों पर जो मामला होगा उसमें सदर या काजी जो है वो फैसला। तो न्याय के क्षेत्र में ये तीनों का हमने अंतर बनाया। मीर अदल ये विदेश में नहीं था, यानी मुगल जिस जगह से आए थे वहां ये कोई पद नहीं था मीर अदल का। ये पूरा जो है वो एक भारतीय पद था। और इसकी भूमिका क्या थी कि देखिए पुलिस व्यवस्था जो है तो कोतवाल होता था मुगलों के समय में, लेकिन पढ़ेंगे अभी कोतवाल किस लिए होता था? तो शहरों के लिए होता था, उसका सीमा क्षेत्र सिर्फ शहर होता था। तो ये तो बहुत शहर सीमित थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं। असल भारत की आबादी गांव में रहती थी तो वहाँ कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। वहाँ जो व्यवस्था चली आ रही थी वो यही सब अधिकारी जो है वो न्यायिक कार्य पुलिस का काम को देखते थे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जज के यहाँ मुकदमा जाता है तो सबसे बड़ा दायित्व होता है कि सबूत इकट्ठा किया जाए ताकि इसको दोषी साबित किया जाए, या अगर सबूत इकट्ठा नहीं हो तो उसको निर्दोष साबित किया जाए। बात समझ में आ रही है? तो मीर अदल जो होता था पद, उसका काम ये था कि जिस पर दोष लगाया गया या आरोप लगाया गया उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, यानी जो काम अभी पुलिस करती है। और मीर अदल सबूत इकट्ठा करके किसके पास प्रस्तुत करेगा? तो प्रांतीय सदर या प्रांतीय काजी के पास। और तब प्रांतीय सदर और काजी जो है वो सबूतों के आधार पर फैसला किया करता। तो मीर अदल पुलिस नहीं था, लेकिन वर्तमान समय का पुलिस का जो एक उत्तरदायित्व था यानी इन्वेस्टिगेशन, जांच करना, तो ये जांच अधिकारी था किसी भी अपराध के लिए। कौन? मीर अदल। ये न्यायाधीश भी नहीं था। तो इसीलिए इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कीजिए कि मीर अदल क्या था?
तो ना पुलिस था ना न्यायाधीश था, बल्कि ये जांच अधिकारी। ठीक है। अब आइए बख्शी, जैसे केंद्र में मीर बख्शी होता था, यानी सैन्य मंत्री जिसको आप बोलते थे, तो प्रांतों में भी उसी का एक प्रतिरूप था जिसको प्रांतीय बख्शी बोलते थे। इसकी नियुक्ति भी केंद्रीय बख्शी की अनुशंसा पे कौन करता था? तो सम्राट करता था। और ये जो प्रांतीय बख्शी था वो प्रांतीय दीवान और सूबेदार से मुक्त था। ये प्रांतीय बख्शी जिम्मेदार किसके ऊपर था? तो केंद्रीय बख्शी था, वो उसको रिपोर्ट करता था और प्रांत की सारी सेना इसके अधीन होता था। ये प्रांतों में सेना की को नियुक्ति करता था, उसका प्रशिक्षण की व्यवस्था करता था, उसके वेतन की व्यवस्था करता था, उसकी संस्कृति के आधार पर ही प्रांतीय दीवान जो था वो वेतन देता था। प्रांतीय दीवान अपने से किसी को वेतन नहीं देता था। और सारे मनसबदार उस इलाके के, उस प्रांत के मीर बख्शी के अधीन होते थे। अगर कोई मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी तो मीर बख्शी ही उसके रियासत को या उसकी जमीन को अपने कब्जे में लेता था, प्रांत सूबेदार नहीं लेता था। तो इस तरीके से मीर बख्शी का पद जो है वो मजबूत कर दिया गया। तो उससे शक्ति में किसकी कमी आई? सूबेदार की। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ चेक एंड बैलेंस स्थापित किया गया। आपको क्वेश्चन आया कि मुगल प्रशासन कैसे चेक एंड बैलेंस पे आधारित था, तो हम सिंप्लीफिकेशंस के साथ नहीं चल रहे हैं, हम आपको उस विचारधारा को दृष्टिगत रख करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये सिर्फ एक प्रांत का सैन्य मंत्री ही नहीं था, मिलिट्री मिनिस्टर ही नहीं था, ये वाकिया नवीस भी था। अब आप बताइए, वाकिया नवीस जो पदाधिकारी होता था वो कौन सा काम करता था? बोलिए दिवाकर, दिल्ली सल्तनत में पहुंच चुके हैं, बोलिए गौरव। वाकिया नवीस कौन से काम को करता था? तो ये गुप्तचर विभाग का ना प्रधान होता था, वाकिया निगार, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। तो मीर बख्शी ही गुप्तचर का ही प्रधान था। तो गुप्तचर के प्रधान के हिसाब से उसको वाकिया नवीस या वाकिया निगार कहा गया। अब उस प्रांत के जितने भी गुप्त सूचनाएं थी वो सब सीधा किसको भेजता था? तो सम्राट के पास। इसका मतलब क्या है कि ये सब डरते होंगे इससे, या प्रांत का जितना अधिकारी होगा सब डरता होगा कि मीर बख्शी जो है एज ए वाकिया निगार जो है हमारी सूचना जो है भेज देगा बाहर सम्राट के पास। अब देखिए, यही नहीं मुगल रुके, ये भी तो हो सकता था कि मीर बख्शी ही मिल जाए सूबेदार से। तब 4 और गुप्तचरों की नियुक्ति की गई। उसमें एक गुप्तचर ऐसा था जो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गुप्तचरी करता था, जिसमें सब शामिल थे। दूसरा गुप्तचर ऐसा था कि घूम करके गुप्तचरी करता था। तीसरा गुप्तचर यह था कि गुप्त रूप से गुप्तचरी करता था। और चौथा गुप्तचर हरकारा के रूप में था, जिसका काम था चिट्ठी पहुंचाना, लेकिन चिट्ठी पहुंचाने के साथ साथ वो खबरी का भी काम करता था। तो इस तरीके से गुप्तचर का एक वाकिया नवीस या निगार का एक ऐसा व्यवस्था बनाया कि जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी पदाधिकारी सम्राट के खिलाफ या राज के खिलाफ कोई साजिश नहीं रच सकता। और इसी वजह से जो है प्रशासन काफी चुस्त और दुरुस्त था मुगलों। उसके बाद प्रांतीय मीर बहर, ये भी भारतीय पद है, तो मीर बर का भी काम करता था। इसको मीर बर भी कहते हैं। मीर बहर अलग है, मीर बर अलग है। तो मीर बहर क्या था? बहर का मतलब होता है पानी, नदी। तो नदियों पर जो व्यापार होता था, बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा व्यापार होता था, तो इसकी सुरक्षा के लिए, यहाँ कर की वसूली के लिए मीर बहर नामक पदाधिकारी, और साथ ही रोड वोड भी बनाता था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का भी ये मालिक था।
क्योंकि यातायात देखना पड़ता था इसको। तो उसकी हैसियत से ये मीरबर बन जाता था और बिल्डिंग भी बनाता था। ये तो मोहम्मद कासिम खां जो मीरबहर और मीरबर दोनों था अकबर का, उसी ने फतेहपुर सीकरी का किला बनवाया। फतेहपुर सीकरी का जो किला बनाते आप देखते हैं तो उसका वास्तुकार ये मीरबर कौन था? तो कासिम। ठीक है। उसके बाद कोतवाल, तो ये भी भारतीय पद है, मुगल बाहर से लेकर के ये नहीं आए थे। प्राचीन काल में भारत में कोष्ठपाल कहा जाता था या कुटपाल कहा जाता था। ये जो नगरीय क्षेत्र होते थे उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व इसके ऊपर होता था। यही कोष्ठपाल जो है मुगलों के समय में कोतवाल में कन्वर्ट कर गया। तो कोतवाल आज का कोतवाल मत समझिए, जितने नगर थे मुगलों के समय में वो सब का सर्वोच्च व्यक्ति कोतवाल था। वो शांति व्यवस्था का भी देखभाल करता था। वो कोई बाहर से आदमी आ रहा है उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखता था। वो जन्म मृत्यु का भी रिकॉर्ड रखता था। वो व्यापारियों पर भी निगाह रखता था, व्यापारियों से करों की वसूली भी करता था। तो एक बहुपक्षीय काम था। आज का कोतवाल का काम क्या है? सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन मुगलों के समय का जो कोतवाल था वो मल्टीपर्पज था और नगर के सारे कार्यों के लिए उत्तरदायी। क्लियर? अब ये आपका प्रांतीय प्रशासन में जितने थे वो खत्म हो। अब ये जिला में सरकार में तो फौजदार था, ये शांति व्यवस्था का था। इसकी भी नियुक्ति जो था, देखिए इसमें टेक्निक क्या था कि ये जो जिला का था ये था इसके अधीन, ठीक है, लेकिन नियुक्ति सम्राट करता था। सम्राट नियुक्त कर दिया लेकिन अधीन किसके रहेगा? सूबेदार के। इसी तरह से काजीय सरकार, तो नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति जो है मुख्य काजी करेगा, लेकिन ये किसके अधीन रहेगा? तो प्रांतीय सत्र के। ये भी न्यायिक काम को करेगा। अमल गुजार, तो अमल गुजार का मतलब क्या? जो प्रांतीय दीवान होता था उसी का प्रतिनिधि होता था अमल गुजार। और जो मेन पैसा रहता था या कागजात पूरे प्रांत का, वो इसी के पास रहता था। जरूरत पड़ती तो ऊपर में जाता था। वितिक्षी, ये क्या था? सारा सरकारी रिकॉर्ड, कागज पत्र, वो सब इसके पास होता था। खजानदार के पास क्या होता था? तो पैसा होता था। और ये जो पैसा होता था तो इसमें 3 ताले लगे होते थे। कितने? 3। एक ताला तो फौजदार का होता था, दूसरा ताला अमल गुजार का होता था और तीसरा ताला खजानदार का होता था। तो जितने कलेक्शंस आते थे वो सब 5 बजे शाम तक उसमें जमा करके ताला लगा दिया जाता। और कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, इसको एक कागज पर लिख करके जो है वो ऊपर में भेज दिया जाता था। किसके पास? प्रांतीय दीवान। तो अभी जो ट्रेजरी सिस्टम है वही सिस्टम में वो हो गया। अभी पैसा थोड़ी जाता है जिला से, क्या जाता है? कागज जाता है। तो फर्क ये है कि वहां डेली जाता था और यहाँ हफ्ते में अब जा रहा है। क्लियर? ब्लॉक से आता है डेली जिले में, लेकिन जिले से राज्य में जाता है वीकली, और राज्य से सेंटर में जाता है ईयरली या मंथली भी जाता है। इसी तरह से परगने का जो यहाँ था फौजदार, वो परगने का क्या हो जाएगा? शिकदार। यहाँ आमिल किसका था? अमल गुजार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। खजानदार यहाँ भी था, यहाँ भी है। तो इसको प्रतिदिन जमा करना पड़ जाता था पैसा। यहाँ परगने में पैसा नहीं रहता था मुगलों के। कानूनगो क्या था? तो यहाँ से ये 3 अधिकारी हैं, कानूनगो, चौधरी और कारकुन, ये पूरा का पूरा इनका जुड़ाव गांव से होता था। यही जो है वो चौधरी जो था वो गांव की सारी व्यवस्था की देखभाल करता था। यही चौधरी महाराष्ट्र में सरदेशमुख के नाम से या देशमुख के नाम से जाना जाता है। तो गांवों का प्रधान एक प्रकार से होते थे।
इसके नीचे चौधरी के नीचे एक अधिकारी था जिसका नाम था मुकद्दम। ये पूरी तरीके से गांव का था, ये गांव में रहता ही था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुगलों ने एक ऐसा प्रशासन डेवलप किया जो पूरी तरीके से रोक और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित था, और इसी प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था ने और महती भूमिका निभाई और मुगल शक्ति के रूप से और बहुत वैभव के रूप से 300 वर्षों तक इसी प्रशासनिक संरचना के माध्यम से शासन करते। तो ये आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे तो मनसबदारी व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।